अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। जी वालेकुम। डॉक्टर माहिरीन बलोच बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी जी जी, मेरा नाम असगर सिंधी है, मैं इस्लामाबाद टीवी SSTV हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। आपकी निगरानी मेजबानी में बलूचिस्तान से कौन से शहर या गाँव से कितने लोग के साथ ये काफिला, ये मार्च कब और किस टाइम चला? ये 23 नवंबर को बालाच को 4 नौजवानों समेत इन्होंने कत्ल किया। कत्ल के बाद से उनके खानदान जो है ना वो उन्होंने रोड बंद किया और लाश के साथ एहतजाज शुरू हुआ। फिर 6 दिसंबर हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। 6 दिसंबर से हम निकले तुर्बत से। तुर्बत के बाद जो है ना हम तुर्बत से कोयटा आर तहसील में आर डिस्ट्रिक्ट में रुके, वहाँ रजिस्ट्रेशन की और फिर उसके बाद जो है ना कोयटा पहुंचे। कोयटा 5 दिन धरना दिया। 5 दिन धरने के बाद जब हमें वहाँ से सुना नहीं गया तो हम रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद फिर हम कोलू रीजन, जहाँ बारखान, रखनी, जितने भी रीजन है वहाँ भी हम लोग ठहरे और फिर उसके बाद 21 दिसंबर हम इस्लामाबाद पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बता सकते हैं कि रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कहाँ कहाँ आपके मार्च को, काफिले को रोका गया था? देखिए, सबसे पहले तो हमें सुराब में रोका गया और फिर गुजार में डेथ स्क्वाड के जेल कार थे वो आए, उन्होंने रोका और फिर उसके बाद गुजार सुराब में हम लापता अफराद की लवाहिकीन पर हमले भी हुए बाकायदा तौर पर और उनमें एक जीशान जो था वो जख्मी हो गया, जिसके वालिद रहीम को अगवा किया गया है। जब हम पहुंचने साथ मस्तूम में भी हमें रोका गया। फिर से जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे थे वहाँ उन्होंने वो डाले, वो टैंकर वगैरह वो सब डाले, रास्ता रोका गया। फिर उसके बाद जब हम कोयटा पहुंचे, कोयटा में भी 5 दिन तक हम वहीं रहे। रेड जोन को पूरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया और चादर वगैरह मंगवाए। उसके बाद फिर हमने कोयटा से जब सफर शुरू किया कोलू की तरफ, तो कोलू में भी रास्ते में हमें रोका गया। नीतीश की जो एहलकारान थे गाड़ियों की नंबर नोट किए। जैसे हम कोलू पहुंचे, कोलू के बाद जब हम बारखान जा रहे थे, बारखान के बाद रखनी, फिर डीजी खान को पूरा सील कर दिया गया था। रास्ते में जो बवाटा चेक पोस्ट था उसको भी क्रॉस करना हमारे लिए मुश्किल बन गया था, वहाँ हमें रोका गया। और डीजी खान में जिसने हमारे जो सियासी वर्करान थे जो हमारे वेलकम का इंतजाम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। 15 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया, FIR डाले गए और जो स्टूडेंट्स थे, जो खवातीन स्टूडेंट्स थे, उन पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस ने उनको भी मारा जब वो हमारे मार्च की वेलकम की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन तब सारी अवाम हमारे साथ थी और हम एक काफिले की सूरत में डीजी खान में एंटर हुए। डीजी खान में हमने 2 दिन तक जो है ना फिर से रोज धरना दिया जो जितने गिरफ्तार एहलकार थे उनकी रिहाई के लिए। और फिर डीजी खान में रात में हमारा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट वालों को धमकाया गया कि आप इनको नहीं ले जा सकते। उसके बाद फिर से हमने जो मेन जो चौरंगी है इनकी डीजी खान की वो ब्लॉक की। फिर हमें इजाजत दी गई, हम आगे बढ़े फिर तौंसा गए। तौंसा के बाद जैसे हम इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में हमारा रास्ता रोका गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हमें अंदर आने नहीं दिया और उसके बाद रात पर हमारे ऊपर हमला हुआ, तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुए, वाटर कैनन, ये सब करके हमें रोका गया। फिर जबरदस्ती औरतों और बच्चों को अरेस्ट किया गया और जब इस्लामाबाद पहुंचे जेल में हमें रखा गया। जेल में बिल्कुल एक गैर इंसानी रवैया, ना कोई भी जरूरियात हमें नहीं दी गई, ना एक्सेस दी गई कि हम वकील से बात कर सके। फिर उसके बाद एक रात हमें वहीं पे रुकाया गया विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना मुझे गाड़ी में डालकर पूरे इस्लामाबाद में घुमाते गए कि मेरे पीछे जो है ना फैमिलीज को हरासा किया गया कि वो कोयटा चले जाए। जब फैमिलीज ने इनकार किया और हम सब वहाँ इकट्ठे हो क्योंकि हमारी बेल हो चुकी थी और हम रिहा थे, तो हमें रोका गया, एक एक करके घसीटा गया, गाड़ियों में जबरदस्ती डालने की कोशिश की गई। दौरान बहुत ज्यादा जो फीमेल थे उनको छोटे भी आए, बच्चे अभी तक भी इसके अटैक्स हैं, अभी तक भी एंजाइटी अटैक्स हैं, अभी तक भी औरतें जो है ना डिप्रेशन से नहीं निकल पाई हैं। और फिर हम इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में हमने अपना धरना स्टार्ट किया। इस्लामाबाद में धरने का आज 13वां दिन है और इस 13वें दिन में हमें बहुत से यहाँ पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात के नामालूम अफराद ने हमारे कैंप पर हमला किया और उस कैंप हमले को जो है ना स्पीकर चोरी का नाम दिया गया।
پھر اس کے بعد ہمارا ساؤنڈ سسٹم پھر سے ہمیں لانے نہیں دیا گیا. یہاں پہ اسلام آباد پولیس ایک عورت کی ایک مرد کی جو ہے نا پروفائلنگ کر رہی ہے. ان کو سامنے دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, ان کی NIC چھینے جا رہی ہیں, اور نہ ہی ہمیں جو ضرورت کی اشیاء جو ہمارے لیے لائے جاتے ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے. اور ابھی بھی حالانکہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی سیفٹی کے لیے جو FIR جمع کی تھی اس میں بھی وہ بھی ہم جیت چکے ہیں, لیکن اسٹل ٹوڈے رات کو وہ بھی جو کمبل ہمارے لیے لائے رہے تھے یہ اسلام آباد کے والنٹیئرز ان کو بھی روکا گیا. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ اس وقت تک آپ کے مسنگ پرسن میں کتنے لوگ ہیں, اور اس وقت تک جیسے آپ کا یہ مارچ شروع ہوا تھا, مارچ کے بعد آپ کی آواز اٹھانے کے بعد کتنے لوگ آپ کے بازیاب ہو چکے ہیں؟ جی نہیں, ہمارے پاس مسنگ پرسن کی تعداد تو 50,000 سے ابو ہے, اور جو ہم نے اس تحریک میں رجسٹر کیے ہیں وہ 500 سے ابو کیسز ہے, اور ابھی ہمارے پاس دھرنے میں 100+ فیملیز ہیں. اور پھر اوور آل تعداد یہ ہے. بازیابی کا سلسلہ یہ 1-2 یہاں سے ہمارے دھرنے سے جو لوگ رہا ہوئے دھرنے میں موجود ہے وہ ایک ہی بندہ رہا ہوا ہے, لیکن اس 40 دنوں کے دوران 20 سے زائد افراد اور نئے افراد کو جبری گمشدہ کیا گیا. سیاسی جماعتوں میں آپ کا کس نے ساتھ دیا ہے ابھی تک؟ جی نہیں, یہ سیاسی جماعتوں کی تحریک نہیں ہے, یہ عام عوام کی تحریک ہے. سیاسی جماعتوں نے جو پریکٹیکلی کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. سندھ کے حوالے سے کوئی کسی نے رابطہ آپ سے یا آپ کے پاس کوئی پہنچا تھا؟ ہاں, ویسے تو بہت سے آئی ہیں سیاسی تنظیمیں, لیفٹ کی تنظیمیں, تو انہوں نے ہماری حمایت کی ہے, اظہار یکجہتی کی ہے. اور اوور آل پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, فیصلہ سے, گلگت سے, کشمیر سے, تو سب آ کر ہماری حمایت کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہم دے رہے کہ جو دہائیوں سے بلوچ نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف بولے. بلوچوں کے بچے آپ کی ریاستی فورسز سے محفوظ نہیں ہیں, عورتیں محفوظ نہیں ہیں. ہماری دوسری نوجوان نسل ہے جو آپ کے ٹارچر سیلوں میں جوان ہو گئی ہے. 15 سالوں سے لوگ آپ کے ٹارچر سیلوں میں ہیں. اس جبر کے خلاف بھی بولے, اور اس جبر کے خلاف اپنے ریاستی فورسز کو لگام دینے کی تحریک. ڈاکٹر باہر بلوچ, آپ نے جوائن کیا ہمیں سلسلہ میں TV کو. تھینک یو.